स्वागत है आपका आई न्यूज 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.74 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने इन फैसलों को किसानों, स्वच्छ ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के लिए अहम बताया। खरीफ 2026 सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिससे किसानों को सस्ते उर्वरक मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को स्वीकृति देकर पूर्वोत्तर में बिजली आपूर्ति और रोजगार को बढ़ावा देने की योजना है। वहीं जयपुर मेट्रो फेज 2 को मंजूरी मिलने से शहर में कनेक्टिविटी सुधरेगी और ट्रैफिक जाम घटेगा। सरकार के अनुसार ये कदम समग्र विकास, टिकाऊ ऊर्जा और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई परियोजनाओं की मंजूरी दी है। किसानों के हित में एनबीएस सब्सिडी बढ़ाई गई है। अब बात कर लेते हैं बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, टीएमसी की ओर से निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर हमले बढ़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयुक्त पर बीजेपी के पक्ष में फैसले का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद 90.66 लाख वोटरों के नाम हटाने के विरोध में टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिला। मीटिंग सिर्फ 7 मिनट ही चली। टीएमसी का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनकी बातें नहीं सुनी और 7 मिनट की बातचीत के बाद उन्हें गेट आउट कहा। हम संसद में दूसरी बड़ी पार्टी है, मगर हमारी बात नहीं सुनी गई। फिर भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा गया है कि बंगाल चुनाव भय मुक्त, हिंसा मुक्त, प्रलोभन मुक्त, छापा मुक्त और बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित ही रहेंगे। इधर आयोग की एक्सपोस्ट को रिपोर्ट करते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि ये अब कहने की भी जरूरत नहीं कि चुनाव आयोग सीधे बीजेपी से निर्देश लेकर और बीजेपी के अंडर में काम कर रहा है। ये अब जग जाहिर है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम ऐसी भाषा के ट्वीट करके इतने अहम संस्थान की इज्जत तो सरेआम मत उछालिए। तो अरविंद केजरीवाल ने आयोग पर हमला किया, इज्जत तो सरेआम मत उछालिए कहा। I want to tell you what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से। We are the second largest opposition party in parliament. কি বলেছে ইলেকশন কমিশন? 7 মিনিট মিটিং করেছে। তারপরে আমাদের কি বলেছে? আমাদের বলেছে 4 জন সাংসদকে বলেছে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। এটা চিফ ইলেকশন কমিশনার বলেছে আমাদের। যাই হোক, तो अब बात कर लेते हैं सीएम राउंडअप की। जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृषि मंथन 2026 कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 13 करोड़ रुपए की लागत वाले नए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया और कृषि क्षेत्र की न्यू तकनीक और परियोजनाओं का अवलोकन किया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि मंथन 2026 कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम स्थान पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कृषि क्षेत्र में लेटेस्ट तकनीक और परियोजनाओं से जुड़ी हुई जानकारी भी ली। इसके अलावा अलग अलग योजनाओं के तहत किसानों और पशुपालकों को हित लाभ वितरित किए गए। इनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 3 लाख रुपए से अधिक की सहायता भी शामिल है। किसानों के हित के संबंध में बहुत सारे यंत्रों की, विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप की, कृषि की, जिन्स के उपज के बीजों की
बहुत सारे अलग अलग स्टॉल पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। मेरी अपनी ओर से बधाई और उम्मीद करेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के साथ कई प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन भी किए गए। जो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का लगभग 17 करोड़ की लागत से एक नए भवन का लोकार्पण भी किया गया। यहीं नरसिंहपुर में गन्ना रिसर्च सेंटर का एक नया यूनिट प्रारंभ हुआ है। इसी के साथ साथ हमारे अलग अलग प्रकार के विविध उद्यमियों को, हितग्राहियों को उनके हित लाभ वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया था। पूरे वर्ष हमारे इन सारे कार्यक्रमों से कृषक कल्याण की जो हमारी मनोभावना है उस पर हम काम कर रहे हैं और खासकर ये तो कृषि सब्जेक्ट का विश्वविद्यालय है। एग्रीकल्चर में सभी प्रकार के नवाचार, नई तकनीक, देश के साथ विदेश के भी कई विद्वान आए हुए हैं, वो सब अपने अनुभव शेयर करेंगे और उम्मीद करेंगे इन सबके माध्यम से किसानों की आय बढ़े, हमारी फसलों का सही उत्पादन मिले। कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तरीय कृषि विचार मंथन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में तकनीक, कौशल और बाजार को जोड़ने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 कृषि सखियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में प्रदेश सरकार ने कृषि मंथन कराया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं INS 24/7 से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा कि जबलपुर में लगातार किसानों के लिए कार्य किए जा रहे हैं। स्टार्टअप को भी स्थान देने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इस वर्ष कृषि वर्ष मना रहा है और कृषि वर्ष को लेके लगातार जो है वो कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। इसको लेके आज भी जबलपुर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम जो है कृषि मंथन वो आयोजित किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास। सर, किस प्रकार का कार्यक्रम रहा ये आज? देखिए, इसको 2 सत्रों में है। ये पहला है कि इसमें जो हमारे बाहर के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक आए हैं, राष्ट्रीय वैज्ञानिक, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है और वो वैज्ञानिक अभी पूरे 4 सत्र भी और चलेंगे। प्रथम सत्र में केवल ये भवन का लोकार्पण और इस कार्यशाला का उद्घाटन का कार्यक्रम था। सर, स्टार्टअप देखने को मिले हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हुए हैं। किस प्रकार का रहा और कृषि विश्वविद्यालय के इस बार की जो थीम है वो क्या रहेगी? नहीं, इसमें थीम नहीं होती है। हम लोग क्या है, कृषि जो स्टार्टअप के लिए है, भारत सरकार की एक योजना है रावी करके, उसके अंतर्गत हम एप्लीकेशन बुलाते हैं। उसमें से हम 35 लोगों को लेते हैं एक बार में और 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं और उसमें से भी जो हमारे बाहर के एक्सपर्ट होते हैं कि कौन और आगे जा सकता है उसको चिन्हित कर लेते हैं। फिर इनका जो है जो भी उसकी थीम होती है और किस में कार्य क्षेत्र में करना चाहते हैं उसको हम दिल्ली के जो हमारे एक्सपर्ट होता है उनके सामने प्रेजेंटेशन होता है। कृषि इक्विपमेंट देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्रीज यहाँ पर नजर आई हुई हैं जैसा आपने बताया है। क्या नया आया है इस बार किसानों के लिए? इसमें मान लें कितने प्रकार की चीज़ें आई हैं अभी, और आप यहाँ पर हैं तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप सब जगह घूमिए और ये देखिए कि कितने प्रकार के हमने मॉडल बनाए। तो ये थे डॉक्टर प्रमोद मिश्र। जबलपुर से हमारे सहयोगी कार्तिक गुप्ता के साथ संजय साहू, INS 24/7। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों को लेकर काफी संवेदनशील नजर आ रही है। जबलपुर में आयोजित कृषि मंथन के दौरान CM डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि आधारित स्टार्टअप का अवलोकन किया। तो जबलपुर में CM ने कृषि आधारित मध्य प्रदेश सरकार इस वर्ष
कृषि वर्ष मना रही है और कृषि वर्ष में लगातार जो है वो कृषि मंथन हो रहा है। आज जबलपुर में कृषि मंथन हो रहा है और देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्टअप की एक श्रृंखला जो है वो लगाई गई। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में स्टार्टअप जो है वो लगाया गया और उसका नाम दिया गया है जवाहर रावी कृषि स्टार्टअप। तो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो लाई गई हैं। युवाओं द्वारा जो स्टार्टअप हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। नाना प्रकार के स्टार्टअप जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। खासतौर से हम बात करें स्टार्टअप की तो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर स्टार्टअप क्या है भाई साहब ये जी। देखिए, मिलेट जो स्वास्थ्यवर्धक जो चीज़ें घूम गई है, मिलेट खाने में थोड़ा सा कसैला लगता तो रेगुलर नहीं खाता कोई आदमी। हमने उसका इजाज़त किया कि हमने इसको इस टेस्ट में बनाया कि बच्चा भी खा ले, तो दलिया के रूप में बनाया है। और ये दलिया के रूप में मल्टी मिलेट मील के नाम पे है। मिलेटो जी हमारा ब्रांड है, जिसमें 7 से 8 प्रकार के मिलेट को इस मात्रा में मिलाया गया है कि खाने में सुपच हो और अच्छा भी लगे खाने में, ताकि मिलेट को वापस हमारे खाने में इसको शामिल कर सकें। ये हमारा मूल उद्देश्य है। तो 17,000 किसानों को यहाँ पर जोड़ा गया है और भी यहाँ पर जो स्टार्टअप हैं वो भी हमको नज़र आ रहे हैं। ये क्या आप यहाँ पर हैं, क्या है ये यहाँ पर? ये मशरूम रिलेटेड प्रोडक्ट है सारे। चॉकलेट्स है, कॉफ़ी है, चिप्स, सैंडविच, खागरा, ये सारे मशरूम रिलेटेड प्रोडक्ट है। मिलेट्स प्रोडक्ट, मशरूम रिलेटेड प्रोडक्ट, मशरूम पाउडर ऐड है सब में। तो ये जो प्रोडक्ट हैं आपके, ये मार्केट में अवेलेबल है क्या? हाँ, अभी तो थोड़े थोड़े जगह पे है, अभी पूरे मार्केट में है नहीं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे मार्केट में अवेलेबल हो जाए, कि सब लोगों को मिले। सब लोगों को मिले। देख सकते हैं ये अगर हम बात करें, ये कौन सी चीज़ है? सर जूसेस है, नूबू ब्रांड का जूस है हमारा। ये इसमें कोई शुगर नहीं है, नेचुरली स्वीटेंड है फ्रूट्स और हनी से। और ये स्विगी, इंस्टामार्ट पे उपलब्ध है, ब्लिंकिट पे भी उपलब्ध है। प्राकृतिक चीज़ें उनका भी सदुपयोग जो है वो यहाँ स्टार्टअप में होता हुआ अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। और कृषि मंथन में इन सब चीज़ों को सराहा भी गया है। जबलपुर से हमारे सहयोगी कार्तिक गुप्ता के साथ संजय साहू, INS 24x7। राजधानी रायपुर के शारदा चौक में फ्लाईओवर निर्माण की घोषणा के बीच चौड़ीकरण को लेकर सियासत तेज होती नजर आ रही है। एक बार फिर कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा के भीतर से ही चौड़ीकरण को लेकर मांग तेज हुई है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के बाद 2 विधायकों के भी तीखे तेवर देखने को मिले। क्या है पूरा मामला और क्यों हो रही है इसे लेकर सियासत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजधानी रायपुर के शारदा चौक में चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से चल रही है। कई बार इसके लिए निर्णय भी लिया गया और निर्माण की स्वीकृति भी दी गई, लेकिन धरातल पर निर्णय को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में शारदा चौक में फ्लाईओवर निर्माण की घोषणा कर दी गई है। इसी के साथ इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। पहले तो स्थानीय लोगों ने निर्णय को गलत बताया, फिर भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिखी। अब भाजपा के ही 2 विधायकों सुनील सोनी और पुरंदर मिश्रा ने इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। दोनों ही विधायकों ने 2 टूक लहजे में कहा कि शारदा चौक में चौड़ीकरण ही किया जाना चाहिए, वहां फ्लाईओवर निर्माण का कोई औचित्य नहीं है। सुनील सोनी ने कहा कि यह चौड़ीकरण में लेट लतीफी की वजह से कांग्रेस को नेतागिरी करने का अवसर मिल रहा है। दूसरी ओर विधायक पुरंदर मिश्रा ने भावनात्मक अंदाज में चौड़ीकरण निर्माण की अपील की है। इधर कांग्रेस पहले ही चौड़ीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर चुकी है। अब कांग्रेस के नेता भाजपा सांसद और विधायकों के बयान पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। वहाँ पर उस सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए, फ्लाईओवर वहाँ पे औचित्य ही वहाँ, और 200-300 मीटर का फ्लाईओवर बनता भी नहीं है। कहाँ उतरेगा, कहाँ चढ़ेगा, आदमी पता भी नहीं लगेगा, ना सर्विस लाइन रहेगी। तो कुल मिला के उसके बारे में चर्चा करना ही मैं इसको फिजूल मानता हूँ। उसका चौड़ीकरण हो, फिर उसके बारे में, उसके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इस बात को मैंने ध्यान आकर्षण में भी उसको कहा था। शारदा चौक ऐसे महत्वपूर्ण जगह है कि आज से नहीं, शुरुआत से शारदा चौक प्रख्यात था। उसके पास शारदा टाकीज था, अभी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और वो रास्ता आज के हिसाब से छोटा हो गया है। मेरा शासन प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, अरुण साहू जी से, OP चौधरी जी से निवेदन है कि उसको छोटा सा फ्लाईओवर है उसको बदल करके उसको चौड़ीकरण करना चाहिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। जिस प्रकार से आज़ाद चौक से यहाँ तात्यापारा चौक तक चौड़ीकरण किया गया, तो तात्यापारा चौक से आगे तो चौड़ीकरण के लिए बजट में शामिल कर दिया गया था, ताकि शहर के लोगों को आवागमन में किसी प्रकार से असुविधा ना हो। बजटेड था, लेकिन इस सरकार ने इसे लेफ्ट करवा दिया और अब फ्लाईओवर बनाने की बात हुई।
रायपुर के शारदा चौक का चौड़ीकरण लंबे समय से सियासत का केंद्र रहा है। अब इस मसले पर भाजपा के सांसद और विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। फ्लाईओवर की जगह चौड़ीकरण की मांग स्थानीय लोग भी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शारदा चौक में फ्लाईओवर का फैसला बदलता है या नहीं। चौड़ीकरण नहीं होने पर जनप्रतिनिधियों का रुख क्या होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों के संवर्धन की बड़ी दिशा में बड़ी पहल की है। कर्मचारियों को विपश्यना शिविरों में शामिल होने के लिए 12 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। संपूर्ण सेवा काल में 6 बार इस तरह के अवकाश दिए जा सकेंगे। यूं तो यह अवकाश अधिकारी कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन अब इस पर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिकारी और कर्मचारियों के लिए अहम फैसला लिया है। अफसर कर्मियों की सेहत, खास तौर पर मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए उन्हें विपश्यना केंद्रों में भेजने के लिए प्रोत्साहित करने जा रही है। इस फैसले के तहत प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा के अफसरों के साथ ही राज्य सेवा के भी अधिकारी कर्मचारियों को 12 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। इसमें 10 दिन विपश्यना शिविर में शामिल होने के लिए होगा, जबकि एक दिन जाने और आने के लिए अवकाश दिया जाएगा। संपूर्ण सेवा काल में विपश्यना के लिए 6 बार अवकाश मिलेगा। विपश्यना केंद्र से मिला पंजीकरण पत्र संलग्न करना होगा। शिविर के बाद प्रमाण पत्र देना अनिवार्य। अवकाश विभाग प्रमुख की स्वीकृति से मिलेगा। विपश्यना की अवधि को कार्य दिवस माना जाएगा और वेतन देय होगा। शिविर में शामिल होने वाले कर्मचारी अधिकारी को अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को रविवार के साथ शनिवार को भी अवकाश मिल रहा है। इस तरह सिर्फ शनिवार और रविवार को मिलाकर 96 अवकाश मिलते हैं। इसके अलावा अन्य अवकाश जोड़कर कर्मचारियों को साल में 150 से 180 दिन की छुट्टी मिलती है। इसके बाद भी 12 दिनों की विपश्यना की छुट्टी पर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी संघ इसे जहां कर्मियों की सेहत के लिए आवश्यक मान रहा है, तो वहीं सियासी दलों की भी अलग प्रतिक्रिया है। सरकार का बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय निर्णय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवकाश को ड्यूटी माना जाएगा और कर्मचारियों को पूरा वेतन भी मिलेगा। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करेगा, बल्कि उनकी कार्यक्षमता, सकारात्मक सोच और निर्णय क्षमता में भी वृद्धि करेगा। मंत्रियों को 12 दिन का योग करना चाहिए। वैसे भी उनके पास काम है ही क्या, न जनता के लिए जनता की सवालों का जवाब दे पा रहे, न जनता का काम कर पा रहे, न ग्राउंड में कोई 1 रुपए का काम हो नहीं रहा है। और वैसे भी बंगाल में, असम में छुट्टी बनाने गई है, यहां का पैसा ले जाके छुट्टी तो बना ही रहे हैं। तो अधिकारियों को जवाबदारी देंगे तब तो काम होगा। मैं इसके लिए विष्णुदेव सरकार को अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लोगों के परिस्थिति को देखते हुए जो काम का बोझ है, जो इलेक्ट्रॉनिक जमाना में मोबाइल का इंस्ट्रक्शन है, ये सबको देखते हुए जो करे योग वो रहे निरोग। कोई असर नहीं है। वैसे भी तो हर इतवार को छुट्टी होता ही है। कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेंगे बैठ और स्वस्थ रहेंगे तो काम ज्यादा स्पीड से होगा। छत्तीसगढ़ में शासकीय कामकाज छुट्टियों की वजह से प्रभावित होते रहे हैं। ऐसे में सरकार ने अफसर कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देकर 12 दिनों की छुट्टी तो स्वीकृत कर दी। इस अवकाश से अफसर कर्मियों की कार्यकुशलता पर कितना असर पड़ेगा, ये कुछ वक्त बाद पता चलेगा। लेकिन शासकीय कामकाज पर छुट्टियों का असर न हो, ये सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में होने वाले आईपीएल की। आईपीएल 2026 से पहले राजधानी रायपुर में क्रिकेट का माहौल गर्मा गया है। स्टेडियम को हाईटेक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि वीआईपी कल्चर पर लगाम की भी है, जहां अब नेताओं को भी फ्री पास नहीं मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। रायपुर में आईपीएल का रोमांच, आरसीबी ने संभाली स्टेडियम की कमान। करोड़ों की लागत से की जा रही अपग्रेड, हाईटेक सुविधाओं की खास व्यवस्था, नया कॉर्पोरेट बॉक्स, प्रीमियम व्यू सुविधाएं, पिच बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित होगी। 15 अप्रैल के बाद से शुरू होगी ऑनलाइन टिकटों की बिक्री। आईपीएल में नहीं मिलेगा फ्री पास। टिकट का पूरा कंट्रोल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास होगा। नेताओं और अफसरों को भी खरीदना होगा टिकट। अपने समर्थकों और चाहने वालों के लिए जेब ढीली करनी होगी। 10 मई को मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच होगा मुकाबला। 13 मई को केकेआर और आरसीबी के बीच भिड़ंत। नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को आईपीएल के मुकाबले के लिए पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। स्टेडियम के रखरखाव और रिनोवेशन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दर्शकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए स्टेडियम को हाईटेक किया जा रहा है। प्रीमियम गैलरी के कांच बदले जा रहे हैं। साथ ही बैठने की व्यवस्था और व्यूइंग एंगल को अपग्रेड किया जा रहा है। इस बार रायपुर में 50,000 से ज्यादा दर्शकों के आने की उम्मीद है। टिकट में जीएसटी के चलते सरकार को भी फायदा होगा। इस बार सबसे बड़ा बदलाव वीआईपी कल्चर में देखने को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इस बार कॉम्प्लीमेंट्री पास सीमित रहेंगे और टिकट का पूरा कंट्रोल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास होगा। अब नेताओं को भी मैच देखने के लिए टिकट खरीदना पड़ेगा, यानी अपने समर्थकों और चाहने वालों के लिए भी जेब ढीली करनी होगी। आईपीएल में जनरली क्या होता है कि फ्रेंचाइजी वाला टूर्नामेंट है, तो इसमें फ्रेंचाइजी हमसे स्टेडियम ले लेता है और बाकी की व्यवस्था उनको करनी होती है, तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कुछ है नहीं। तो चूँकि स्टेडियम हम उनको सौंप देते हैं, दैन फिर उनके अपने नॉर्म्स हैं, अपने हिसाब से वो लोग करते हैं, तो कोई खास ऐसा हमारा काम नहीं है। 10 मई को मुंबई और बेंगलुरु, 13 मई को कोलकाता और बेंगलुरु के बीच मैच खेला जाएगा। मुंबई और आरसीबी के बीच और 13 मई को कोलकाता और आरसीबी के बीच मैच खेला जाएगा। दर्शकों के लिए मैच को यादगार बनाने के लिए खास व्यवस्था की जा रही है। कुल मिलाकर आईपीएल के रोमांच के साथ शहीद वीर नारायण स्टेडियम में हाईटेक सुविधाएं देखने को मिलेगी। तो इन दोनों बड़े मैचेस में लगभग 50,000 के करीब जो है वो दर्शक इस बार मैच देख पाएंगे। टिकट्स का सभी को इंतजार है और 15 अप्रैल के बाद कभी भी टिकट की बिक्री जो है वो शुरू हो सकती है, तो नजरें बनाए रखे, लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। तो अब सभी को इंतजार है 10 मई का, जब पहला मैच आईपीएल का रायपुर में खेला जाएगा। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर।